हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 11 लेकर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। गैल्वेनोमीटर सबने सुना होगा। एक गैल्वेनोमीटर का टाइप होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। हमारे सिलेबस में है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये हमारे सिलेबस में क्यों है? ये हमारे सिलेबस में इसलिए है क्योंकि हमने लास्ट टॉपिक अभी पढ़ा था, टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये इसकी वर्किंग, मतलब इसका प्रिंसिपल उसी के ऊपर है। ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, ये वर्क करता है टॉर्क ऑन अ क्लोज्ड लूप जिसमें करंट जा रहा है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है। इसका प्रिंसिपल लास्ट टॉपिक वाला है, जो कि हमारा है लेक्चर नंबर 10। उसको देखोगे तभी ये समझ में आएगा। अगर किसी ने वो नहीं देखा तो उसको जाकर जल्दी से देखें, तब ये प्रिंसिपल समझ में आने वाला। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात बताऊंगा मैं टॉर्क की, पर डिटेल उसको देखने समझ में आएगा। सही है? ओके, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिसने नहीं किया है। चलते हैं आगे अपने वीडियो की तरफ और हम बात करते हैं आज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है आपको पता होगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर छोटा सा करंट, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है। किसको? स्मॉल करंट, छोटे करंट को गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है। सर एमीटर भी करता था। एमीटर बड़े करंट को करता है। छोटा करंट हो पॉइंटों में, एम्पियर्स में, मिली एम्पियर्स में, तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर देता है। सही है? एमीटर नहीं कर पाता। एमीटर बड़ा करंट डिटेक्ट करता है। अब गैल्वेनोमीटर का ये एक टाइप है जिसको बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसका प्रिंसिपल क्या है? इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? ये वर्क करता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, लिख लो, कॉपी पेन निकालिए, देखो मत। वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मैंने बोला भी है, लिखवा भी देता हूं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टॉर्क ऑन अ करंट लूप, टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे? टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा हमने ये टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक फॉर्मूला किया था लास्ट लेक्चर में, जो कि था टॉर्क इज इक्वल टू आई ए बी साइन थीटा। हमने बोला था अगर इसके टर्न्स लूप के n हो तो एन ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं मान रहा हूं जो यहाँ पर करंट लूप है इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है। सही है? इसका एरिया a है, इसका एरिया a है, मैग्नेटिक फील्ड b है, थीटा क्या है? याद होगा थीटा क्या है कि ये जो आपका ये पड़ा है ना, क्या बोलते हैं, कॉइल, ये बिल्कुल ऐसा प्लेन में नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे टिल्ट है। मैंने बनाया नहीं जानबूझकर, किताब में देखोगे थोड़ा सा ऐसे टिल्ट बना रखा है। इसको ऐसे टेढ़ा करके बनाओगे, ऐसे करके ना, ऐसे दिखा रखा है ये टेढ़ा। समझ रहे? इसका मतलब ये यहाँ से ऐसे टिल्ट है। ये टॉर्क में हमने कंसेप्ट किया था कि अगर ये इस डायरेक्शन में हो तो क्या होता था, बी, ये आई और ए एम बन जाता था। तो एम और बी की डायरेक्शन अगर सेम थी तो थीटा कितना हो जाता था? 0। तो साइन 0 होने से सारा कुछ टॉर्क 0 हो रही थी। तो इसलिए हमने इसका कुछ थीटा रखा था कि एम और बी में कुछ एंगल हो। एम क्या होती थी? मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। बी होती थी मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कुछ एंगल हो थीटा। ऐसे से ऐसे कर दिया, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, तो इसलिए साइन थीटा आएगा। अगर थीटा 0 हो जा रहा था तो हमारी बात नहीं बन रही थी। तभी बोल रहा हूं, एक बार जाएं लेक्चर नंबर 10 को देखकर, जिसको नहीं पता, जिसको समझ में आ रहा है वो चलते रहें आगे। सही है जी? ओके, तो आगे बात करते हैं अब ये काम कैसे करेगा। ठीक है, कैसे काम करेगा चलते हैं। ठीक है जी, तो ये एक अरेंजमेंट है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। ये कैसे काम करेगा समझिए। एक कॉइल रख रखा है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। सही है? उसको एक सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेट रखा है। क्यों कर रखा है इसकी बात करेंगे। इसके बाद ये सॉफ्ट आयरन कोर जहाँ पर लपेट रखा है ये मूविंग कॉइल, इसका एक एंड स्प्रिंग से कनेक्ट है, आगे T2 टर्मिनल से कनेक्ट है। यहाँ से एक T1 टर्मिनल आया, यहाँ से करंट देंगे। जब भी T1 टर्मिनल जोड़ेंगे करंट देंगे। ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रख रखा है एक। ये क्या करेगा? इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड देगा, इस कॉइल को आसपास मैग्नेटिक फील्ड बी देगा। तो क्या हो जाएगा? एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है,
जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में पड़ता है तो उसके ऊपर टॉर्क लगती है, याद है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इसमें करंट आएगा, हमने करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड है, करंट दिया, मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस कॉइल में क्या आया, टॉर्क आया। तो ये टॉर्क मतलब ये कॉइल रोटेट करेगा, ये कॉइल रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट करेगा, सही है। अब जितना जितना ज्यादा करंट देते रहोगे, देखो जितना ज्यादा करंट भेजते रहोगे इधर से, उतनी ज्यादा टॉर्क ज्यादा होगी, उतनी टॉर्क पड़ती रहेगी। क्या होता रहेगा, जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी टॉर्क ज्यादा होगी। और याद रखना एम और बी का एंगल थीटा है, जीरो नहीं है। आपने पढ़ा था टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, सही है, या एन आई ए बी साइन थीटा। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है इस कॉइल की, इसका एरिया है ए, बी है मैग्नेटिक फील्ड, थीटा है एंगल, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा या एन आई ए बी साइन थीटा टॉर्क पड़ा। जितना ज्यादा करंट, बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, आई पे। टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, आई पे। अरे यार सारा कुछ तो कांस्टेंट है ना, एन नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट रहेंगे, एरिया इस कॉइल का कांस्टेंट रहेगा, बी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, साइन थीटा एक डिग्री पे रोटेट करके रखे वो भी कांस्टेंट रहेगा। टॉर्क डिपेंड करेगा करंट पे, जितना ज्यादा करंट जाएगा इसको, इसमें यहां से आप सप्लाई दोगे टर्मिनल T1 से, उतना ज्यादा इसकी टॉर्क होगी, सही है। जैसे जैसे ये घूमेगा, इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच है, तो स्प्रिंग भी घूमेगा, तो स्प्रिंग भी तो रोटेट करेगा, तो स्प्रिंग भी रोटेट करेगा। जैसे जैसे स्प्रिंग में टॉर्क आई, तो स्प्रिंग क्या करेगा, एक अपोजिंग टॉर्क पैदा करेगा। स्प्रिंग क्या करेगा, एक अपोजिंग टॉर्क पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, एक अपोजिंग टॉर्क। अरे स्प्रिंग को ऐसे ट्विस्ट करोगे तो अंदर से स्प्रिंग इधर को एक फोर्स मारने की कोशिश करेगा ना, बिल्कुल करेगा सर, करेगा ना। अरे यार झूला लिया होगा ना कभी, झूला लिया था लटकने वाला, उसके ऊपर बैठ जाते हो, ऐसे झूले देते हो, तो बचपन में क्या होगा, उसके ऊपर बैठ कर झूले को ऐसे घुमाते रहते थे आप, ऐसे घूमते रहते थे झूले में, सही है, अच्छा ये घूमते रहते थे। एक टाइम आता था कि आप धीरे धीरे जोर लगता था, एक टाइम आता था बड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता था, और उसके बाद क्या होता था, एक टाइम पे जब उसको इतना जोर लगाते थे, जब उसको छोड़ते थे तो झूला वापस घूमता था, याद है ना। अरे झूले को ऐसे बैठ घुमाते जा, रस्सी को ऐसे घुमाते रहो, जोर ज़्यादा लगेगा, एक टाइम आएगा जब रस्सी को छोड़ दोगे तो वापस वो अपने आप घूमेगी, सही है। सेम कंसेप्ट यहाँ स्प्रिंग में होगा, सेम कंसेप्ट यहाँ स्प्रिंग में होगा, पक्का, ठीक है। कैसे, समझो, ठीक है जी। कैसे, अपोजिंग टॉर्क देगा, इसको किताबों में लिख रखा है रीस्टोरिंग टॉर्क, अच्छा रीस्टोरिंग टॉर्क भी बोलते हैं इसको, अपोजिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, यानी उस टॉर्क को बराबर करने की कोशिश करेगा। जितना हम घुमाएंगे उतना ये वापस लगाने की कोशिश करेगा, सही है, सही है जी, ओके। तो ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है, इसका एक टॉर्जनल कांस्टेंट होता है, जो रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है उसका एक टॉर्जनल कांस्टेंट लगेगा, जिसको हम बोलते हैं सी, जिसको हम बोलते हैं सी, सही है जी। एक बात सुनो, जब मैंने 1 डिग्री घुमाया, जब मैंने 1 डिग्री स्प्रिंग घुमाया, जब मैंने 1 डिग्री स्प्रिंग घुमाया, 1 डिग्री स्प्रिंग घुमाया, तो टॉर्जनल कांस्टेंट आया सी। जब मैंने 2 डिग्री घुमाया तो टॉर्जनल कांस्टेंट आया 2c। जब मैंने 3 डिग्री घुमाया टॉर्जनल कांस्टेंट आया 3g। मैं बोल रहा हूं मैंने स्प्रिंग 5 डिग्री घुमाया तो टॉर्जनल कांस्टेंट होगा 5c। इतनी बात को नोट करें, फिर आगे चलते हैं। तो टॉर्जनल कांस्टेंट होगा 5c, सही है। तो क्या हुआ, ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, ये जो है आपकी फाई एंगल पे, इसको बोलते हैं जो टाउ हुई, रिस्टोरिंग टॉर्क लगी 5 डिग्री घुमाने से, रिस्टोरिंग टॉर्क लगी 5 डिग्री। कौन सी टॉर्क है ये, रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क लगी 5c। देखो ये रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब मैं घुमा रहा हूं तो उधर से वापस एक टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, घुमाने को अपोज कर रही है, उसको रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हो। मैंने 5 घुमाया तो 5c अपोज करेगी, सही है। c क्या है, टॉर्जनल कांस्टेंट। इतनी बात समझ में आई, ऐसा होता है, नहीं समझ में आ रहा तो उसको नोट कर लें, ओके। चले आगे, ठीक है जी, ठीक है जी। अब मैं दोबारा बोलता हूँ, जब आप उसको घुमाते रहते हो रस्सी को एक टाइम आता है कि जब बहुत ज्यादा जोर लगता है ना। मैंने एक रस्सी ली, देखो मैं क्या करता हूँ, एक रस्सी है मेरे पास ना, मेरे पास एक रस्सी है ऐसे, मैं इसको घुमा रहा हूँ, आराम आराम से घूम रही, देखो आराम आराम से इसमें टॉर्क पैदा हो रहा है। एक टाइम आएगा जब इसको मैं बहुत बहुत ज्यादा जोर लगने लग जाएगा।
अभी रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है इसमें, मैं इसको इधर को टॉर्क दे रहा हूँ, ये वापस टॉर्क लगा रहा है। एक टाइम आएगा कि जब मैं जगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा जोर लगेगा, समझ रहे हो, देखो इसमें बड़ा ज़्यादा जोर लगेगा, ये देखो जब मैं इसको छोड़ूंगा तो वापस आएगा। मतलब एक टाइम ऐसा होगा जो रिस्टोरिंग टॉर्क है और जो एक्चुअली टॉर्क लग रहा है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब एक टाइम पे रिस्टोरिंग टॉर्क है जो है ना, ये क्या है रिस्टोरिंग टॉर्क, और जो नॉर्मल टॉर्क था ये बराबर हो जाएंगे, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मतलब जितना आप जोर लगाओगे उतना वो जोर लगाएगा, तो आपके जोर लगाने में जोर लगेगा। अरे जितना आप जोर लगा रहे हो उधर से भी उतना ही जोर लग रहा है, तो आपका बड़ा ज्यादा जोर लगता है ना रस्सी को घुमाने में, पहले तो धीरे धीरे लगता है, पर दोनों एक टाइम पे रिस्टोरिंग टॉर्क और ये पुराना आपके लगाने वाला टॉर्क इक्वल हो जाता है, यानी कि सारा सिस्टम आ जाता है इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ, रिस्टोरिंग टॉर्क था मेरा कितना C5, मेरा टॉर्क कितना था जो मैं लगा रहा था, मतलब इस कॉइल के ऊपर कितना टॉर्क आया था इतना, क्योंकि n नंबर ऑफ कॉइल्स है, NIAB साइन थीटा। इतनी बात समझ में आई होपफुली, सही है। तो यहाँ से आप I निकाल सकते हो, करंट आया मेरा C5 अपॉन NAB साइन थीटा, NAB साइन थीटा। यहाँ से एक बात समझो, C कांस्टेंट, N कांस्टेंट, A कांस्टेंट, B कांस्टेंट, सही है। तो जो I है वो डिपेंड कर रहा है फाई बाय साइन थीटा पे। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ फाई के, I इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ साइन थीटा के, समझ भाई। हम चाहते हैं I सिर्फ फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहे, थीटा पे प्रोपोर्शनल ना रहे। तो इसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, मैं तो क्या कर रहा हूँ, इन्होंने करा है जो भी किया है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि साइन थीटा हट जाए, तो मैं क्या करता हूँ साइन थीटा को हटाने के लिए, देखो नंबर 1 मैं चाहता हूँ कि जो मैं मैग्नेट यूज कर रहा हूँ वो सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो। वो कैसा मैग्नेट हो, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो, सही है। दूसरी बात, अब बात आती है कि मैंने सॉफ्ट कोर क्यों रखा था। जो मैं ये कॉइल के बीच में रखूंगा ये सॉफ्ट आयरन का कोर हो, सॉफ्ट आयरन का कोर हो। सर क्यों, सॉफ्ट आयरन का कोर क्या करता है, एक्ट्स एज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। ये क्या करता है सॉफ्ट आयरन का कोर, ये रहा सॉफ्ट आयरन, इसके ऊपर कोर है, यहाँ पर आपके मान लो दो वो लगे हुए हैं मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ। तो सॉफ्ट आयरन कोर करेगा, देखो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाएगी, नॉर्थ से साउथ, तो ये चाहेगा कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है सॉफ्ट आयरन का कोर उन सबको अपने अंदर से गुजारने की कोशिश करता है। पहले कुछ वेस्ट हो रही होंगी, हाँ अभी भी कुछ तो वेस्ट होंगी, बट पहले ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर से निकल रही थी। सॉफ्ट आयरन कोर ने क्या किया, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पकड़ा और अपने अंदर से निकाल दी, नॉर्थ टू साउथ, समझ रहे हो। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल काम करेगा। इससे क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हुई और जो एरिया की डायरेक्शन हुई, ये आपस में इनके बीच का थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा हमेशा 90 रहेगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ जाएगी, ये एरिया वेक्टर इधर को, एरिया वेक्टर उधर को, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से, दोनों का एंगल हमेशा बी और ए का हमेशा के लिए 90 डिग्री हो जाएगा अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक सॉफ्ट आयरन को करेंगे। जब 90 हो जाएगा थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 इक्वल टू 1, तो हम बोलेंगे सी तो डिपेंड करेगा फाइव पे अपॉन 90 यानी कि साइन 90 यानी कि 1, तो इस पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा, तो साइन थीटा हट गया। तो जो टॉर्जनल कांस्टेंट है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है फाइव पे, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा है फाइव पे। पक्की बात, इतनी बात समझ में आई। टॉर्जनल कांस्टेंट कह रहा हूं मैं आई, सही है, जो आई है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा फाइव पे, ठीक है जी। देखो अब क्या होगा, अब इसको रब कर देते हैं हम, सर रब करते जा रहे हो, क्या कर रहे हो बार बार, हमें भी दिक्कत होती है, समझो कोई बात नहीं, दिक्कत मत समझो, तुम मेन कंसेप्ट समझो। मेन कंसेप्ट क्या है समझो जरा, मेन कंसेप्ट क्या है, हमने बोला हमें तो जो आई था, मैं दोबारा बोल लेता हूँ, आई था वो डिपेंड कर रहा था फाइव बटे साइन थीटा पे। साइन थीटा को हटाने के लिए हमने क्या किया, ए और बी की डायरेक्शन 90 फिक्स कर दी, सॉफ्ट आयरन कोर लगाया, तो आई अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहा फाइव के। आई अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फाइव के, तो मैं बोल सकता हूँ जी फाइव, वेयर जी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, सही है, वेयर जी इज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, कांस्टेंट। अब इस फॉर्मूला में देखोगे, इस फॉर्मूला में देखोगे जो आई निकाला था हमने यहाँ से आई निकाला था ना, आई क्या निकाला था हमने, याद होगा, आई निकाला था हमने
ये था सी फाई ना, तो आई आया था सी फाई अपॉन एन ए बी साइन थीटा, एन ए बी साइन थीटा, यहाँ से आई आया था। तो यहाँ से देखोगे जब साइन थीटा तो 1 हो गया, साइन 90 थीटा तो 90 हो चुका है, तो ये तो हो चुका है 1, ये तो हो चुका है 1, तो आई आया सी फाइव बाई एन ए बी। तो इन दोनों इक्वेशंस को जब इक्वेट करोगे ये और ये, तो यहाँ से निकल कर आएगा जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है वो हुआ सी बटे एन ए बी, सी बटे एन ए बी, ये इंपॉर्टेंट। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट ये रहा, कितना करंट जाएगा, कितने आपकी वैल्यू आएगी, ये सी जी की वैल्यू ये हुई। फाई क्या है, फाई कितना रोटेट किया, कितना एंगल रोटेट करते हो। होपफुली समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पक्की बात, ठीक है जी, समझ रहे हो। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, टॉर्क ऑन अ करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण आपको आई, उसके कारण आपको गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मिला, इससे आप उसकी रीडिंग निकाल सकते हो कितना करंट आ रहा है उसके अंदर, ये रहा कितना करंट आ रहा है, ये रीडिंग देगा। ये आपका जो टर्मिनल है स्प्रिंग, ये घूमेगा उस हिसाब से, सही है, ये रीडिंग देता है। तो होपफुली आपके दिमाग में ये बात चली गई होगी, नहीं गई तो वीडियो को दोबारा देखें। मीटर की सेंसिटिविटी क्या होती है, आज हम बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपको सबको याद होगा क्या होता था, गैल्वेनोमीटर एक प्यारा सा मज़ेदार सी डिवाइस जो आपको करंट मेजर करने के काम आती है। हाँ, एमीटर भी काम आती है, बट गैल्वेनोमीटर जो बहुत छोटा करंट होता है उसको मेजर करता है। आज हम बात करने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी की पहले तो डेफिनेशन पढ़ लो क्या होती है। सेंसिटिविटी इज डिफाइंड, लिख लो, इज डिफाइंड as the deflection produced in a galvanometer when unit current flows through it, when unit current flows through it, यानी कि गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी वो होती है कि जब उसमें से एक यूनिट करंट फ्लो करेगा तो वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है। मतलब यार तुम क्या चाहते हो, तुमने पता है गैल्वेनोमीटर क्या होगा, ये ऐसा मीटर होगा, उसमें एक एरो लग रखी होगी, रीडिंग देगा, सही है। तुम क्या चाहते हो कि इसमें से थोड़ा सा करंट गुजारूं तो एरो डिफ्लेक्ट करे, या बहुत ज़्यादा करंट गुजारूं मतलब छोटी सी रीडिंग हो अगर 0.01 एम्पियर की, 1 एम्पियर की, तो क्या ये रीडिंग दे, ये 0.5 एम्पियर की रीडिंग दे, या सिर्फ ये 1 एम्पियर की रीडिंग दे। तुम चाहते हो ना छोटे से करंट में भी डिफ्लेक्शन दे। इसी को बोलते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर हुआ आपका सेंसिटिव, ये गैल्वेनोमीटर आपका सेंसिटिव हुआ। जो छोटे से करंट को भी पकड़ ले उसको सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर बोलते हैं, यही उसकी सेंसिटिविटी है। जब छोटा सा करंट जाएगा तभी वो एरो को डिफ्लेक्ट कर दे, इसी को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। हम चाहते हैं कि सेंसिटिविटी हो किसकी, गैल्वेनोमीटर की। ऐसा ना हमने करंट दिया और वो डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, मजे से सुई पड़ी है, चल ही नहीं रही, चली नहीं, धीरे से थोड़ी देर बाद उसको याद है कि हाँ डिफ्लेक्शन देनी, लो रीडिंग दे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने उसमें करंट भेजा और एकदम डिफ्लेक्शन दे वो नीडल, इसको बोलते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। यानी कि हमें एक अच्छा गैल्वेनोमीटर चाहिए, ठीक है, मजबूत सुंदर टिकाऊ सब कुछ चाहिए, मुझे सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर चाहिए, यही सेंसिटिविटी है। तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का फॉर्मूला होता है ये, देखो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर ना दो तरह की होती है, एक तो होती है करंट की सेंसिटिविटी, एक तो बात करते हैं हम करंट सेंसिटिविटी, यानी करंट को मेजर करें, सही है, अच्छी तरीके से सेंसिटिव रहे, तो उसका फॉर्मूला होता है आई, करंट सेंसिटिविटी है ये फाई बटे आई, फाई बाय आई। फाई क्या है, कितनी उसने डिफ्लेक्शन दी थी डिग्री रेडियंस में, याद होगा कि मैं 1 डिग्री घूमा, 1 डिग्री घूमा, सही है, तो कितना रिस्टोरिंग टॉर्क, हमने जब प्रिंसिपल पढ़ा तो याद किया था कि 1 डिग्री घूमने पर कितना टॉर्क, 2 डिग्री पे इतना टॉर्क, फिर 5 डिग्री पे यानी कि कितनी उसकी डिफ्लेक्शन हुई है वो डिग्री में, वो आपका फाई है। आई क्या है, करंट है।
तो यहाँ से आपको करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला मिलता है फाई बाय आई सॉरी। यहाँ से अगर मैं फाई की वैल्यू पुट कर दूँ, अगर मैं यहाँ से फाई की वैल्यू पुट कर दूँ तो मुझे मिलेगा आई एस इज इक्वल टू एन बी ए बाय सी, एन बी ए बाय सी। सही है। पहली बात याद रखिए, करंट की सेंसिटिविटी तब ज़्यादा होगी अगर फाई ज़्यादा होगा। सही है, फाई ज़्यादा होगा या करंट कम होगा। सही है, जितना कम करंट दूँ मैं उतनी ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए वो। सही है, तो यहाँ से मुझे समझ में आया, इससे मैंने एक और फॉर्मूला बनाया जो कि है मेरा ये। देखो यहाँ से तुम्हें समझ में आया कि आप एक गैल्वेनोमीटर को कैसे सेंसिटिव बना सकते हो, कैसे छोटे से करंट में, कैसे बिल्कुल छोटे से करंट में वो जल्दी से डिफ्लेक्शन दे दे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला समझना पड़ेगा। वो फॉर्मूला कहता है आई एस इज इक्वल करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू एन बी ए बाय सी, वेयर क्या पहले समझो। अच्छा, करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए, करंट सेंसिटिव अगर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब आप पूछते हो कैसे गैल्वेनोमीटर को करंट सेंसिटिव बनाऊं कि अच्छा सेंसिटिविटी हो, तो आप क्या करो, एन को बढ़ा दो, एन को बढ़ा दो, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स। सही है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो या एरिया बढ़ा दो, या तो आप करंट नंबर ऑफ कॉइल बढ़ा दो या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो या एरिया बढ़ा दो। इस सबसे क्या होगा, आपकी करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आपका गैल्वेनोमीटर छोटे से करंट में भी डिफ्लेक्शन देगा, अच्छा सेंसिटिव हो जाएगा। सही है। या सिंपल सी बात, आप ये सी की वैल्यू कम कर दो। सर ये सी क्या है, सी आप लोगों ने पढ़ा है, सी को बोलते थे टॉर्जनल कांस्टेंट। सी को क्या बोलते थे, टॉर्जनल कांस्टेंट। याद होगा कि जब आप स्प्रिंग को रोटेट कर रहे थे वर्किंग में, तो स्प्रिंग रिस्टोरिंग टॉर्क पैदा कर रहा था, वही टॉर्जनल कांस्टेंट आपका है सी। सी को कम करोगे, टॉर्जनल कांस्टेंट रिस्टोरिंग टॉर्क को, तभी जाकर आपकी करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो कैसे करंट सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, इस फॉर्मूला को याद रखें। अरे न्यूमेरिकल में गैल्वेनोमीटर के साथ साथ ये फॉर्मूला काम न्यूमेरिकल में आ जाता है, इसको नोट करें। चले इसके बाद पढ़ेंगे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है जी, ओके। अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी से पहले एक और बात, अब आप पूछोगे कि सर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, मैंने ज़्यादा टर्न्स बढ़ा दिए, मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकता हूँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लूँगा, मैं एरिया बढ़ा सकता हूँ, कॉइल को ज़्यादा बड़ा एरिया में डाल दिया, मैं टॉर्जनल कांस्टेंट को कैसे कम कर सकता हूँ। समझने वाली बात है। इन दोनों को तो मैनुअली ऑपरेट कर सकता हूँ, इसको ज़्यादा कम जैसा मर्जी मेरी मर्जी से, इसको मैग्नेट को बड़ा कर कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, एरिया कॉइल का बढ़ाकर मैं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में है। पर सी को कैसे कम करूँगा, सी को कम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे पास। हम क्या करेंगे, सी को कम करने के लिए ना, हम ना फॉस्फर ब्रॉन्ज, हम क्या करेंगे, फॉस्फर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज की वायर यूज करते हैं, या क्वार्ट्ज की वायर यूज करेंगे। इसमें गैल्वेनोमीटर में, इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, उसमें फॉस्फोर ब्रॉन्ज या क्वार्ट्ज की वायर यूज करोगे, उससे आपका टॉर्जनल कांस्टेंट कम हो जाएगा। उसको यूज करने से सी की वैल्यू कम हो जाती है। तो हम करते ही, हम ऐसा करते हैं, फॉस्फोर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज की वायर यूज करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ताकि अच्छी सेंसिटिविटी मिले। सही है जी। चलिए आगे, अब बात करते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी की। किसकी, वोल्टेज सेंसिटिविटी की। देखो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, ठीक है जी। अगली बात करते हैं हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की। किसकी, वोल्टेज सेंसिटिविटी की। देखो पहले हमने करंट सेंसिटिविटी पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसको बोलते हैं φ/V/S, φ/V वोल्टेज, नॉर्मल वोल्टेज। देखो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, ये होगी, इसको बोलते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन अ गैल्वेनोमीटर when 1 volt of potential difference is applied across the terminals of a galvanometer, across the terminals of a galvanometer.
मीटर। एक गैल्वेनोमीटर के जब दो टर्मिनल्स के क्रॉस हम एक वोल्टेज देंगे, एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, तो जो उसमें वोल्टेज पैदा होगी या उसमें जो डिफ्लेक्शन होगी उसको बोलेंगे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी, जिसका फॉर्मूला फाई बाय वी। करंट सेंसिटिविटी था फाई बाय आई और ये है फाई बाय वी। समझ में आई बात? अच्छा, इसको अगर मैं उसी जैसे NBA बाय सी किया था, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ तो मेरे पास फॉर्मूला आता है VS इज इक्वल टू फाई बाय आई आर। देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ से समझ में आया फाई इज इक्वल टू फाई बाय आई आर VS। या मैं यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर दूँ, मैं यहाँ पर I की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास आएगा, यहाँ पर अगर मैं I की वैल्यू पुट कर दूँ, इस जगह पर I की वैल्यू क्या होती थी? I की वैल्यू होती थी C फाई बटे NAB, याद होगा। यहाँ पर पुट कर दूँ अगर मैं, तो मेरे पास VS की वैल्यू आएगी, देखो फाई तो ये रहा, यहाँ पर रखते हो C फाई अपॉन R अपॉन NAB, सही है। फाई से फाई कट जाएगा, NAB जाएगा ऊपर, तो यहाँ से आंसर आएगा NAB बाय C और R, सही है जी। NAB और C और R, पक्की बात है? ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। हमने अभी भी पढ़ा था कि जो IS होता था, करंट सेंसिटिविटी होती थी, वो होती थी ये NAB बाय C। तो यहाँ से अगर मैं बोल सकता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ VS इज इक्वल टू IS। देखो ये तो हो गया करंट सेंसिटिविटी अपॉन R। तो यहाँ से वोल्टेज सेंसिटिविटी का ये भी रिलेशन आया, VS और वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी का आपस में ये भी रिलेशन है। या मैं बोल सकता हूँ वोल्टेज सेंसिटिविटी अपॉन करंट सेंसिटिविटी इज इक्वल टू 1 बाय उसमें जो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखोगे। कौन सा रखेंगे सर? दुनिया भर के बता दिया आपने। एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये, इसको याद रखोगे। ये होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। अब वोल्टेज सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो? N को बढ़ा दो, A को बढ़ा दो, B को बढ़ा दो, टॉर्सनल कांस्टेंट कम कर दो और करंट सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कम कर दो, तो उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी अच्छी हो जाएगी। उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी अच्छी हो जाएगी अगर मैं रेजिस्टेंस को कम कर दूं। समझ में आई बात? ठीक है जी। एक और बात करते हैं, किताब में एक और बुक में लिख रखा है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सुन लो, छोटी सी बात है। वो बोलते हैं कि एक ना गैल्वेनोमीटर होता है, उसको बोलते हैं हम डेड बीट गैल्वेनोमीटर। ये क्या चीज़ होती है? डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट गैल्वेनोमीटर ये क्या चीज़ है? डेड बीट गैल्वेनोमीटर क्या चीज़ है? जैसे समझो एक गैल्वेनोमीटर आपके पास है ना, उसमें रीडिंग डिफ्लेक्शन आएगी, तो आप डिफ्लेक्शन आपने देखा होगा, कभी कोई डिफ्लेक्शन आएगी, अब देखते हो कि ऐसे डिफ्लेक्शन आई और सुई ऐसे हुई और जाकर ऐसे वाइब्रेट करेगी यहाँ पर, फिर जाकर एक रीडिंग पर आएगी, है ना। ऐसे सुई हिली, नीडल हिली और जाकर वहाँ पर वाइब्रेट करते 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 धीरे धीरे रुकी। एक हुआ कि सुई गई सीधी, एक रीडिंग पर रुकी बस। आप कैसी रीडिंग चाहते हो? आप चाहते हो नीडल जाए और वाइब्रेट करती हुई अपनी पोजीशन पे रुके, या सीधी आकर रुके? बिल्कुल सर, मैं चाहता हूँ सीधी आकर रुके, वाइब्रेट ना करे। तो ये सीधी आकर रुके, सुई गई अपनी, नीडल गई अपनी लोकेशन पे और गई सीधी, यहाँ पर उसने रीडिंग दे दी, सही है। तो इस ऐसे गैल्वेनोमीटर को हम बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। डेड बीट मतलब बिल्कुल डेड रीडिंग आई, सही है, बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग, ऐसे डिफ्लेक्शन नहीं हुई सुई की या नीडल की। तो इसको ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं? किसी गैल्वेनोमीटर को डेड बीट गैल्वेनोमीटर बनाने के लिए कुछ नहीं करना, आपने एक स्टेप करना है। आपने क्या करना है? जो जिसके ऊपर आपने कोयल को वाउंड कर रखा है, कोयल जो वाउंड कर रखी है आपने, जो कोयल लपेट रखी है, वो आप एक मेटेलिक कोर के ऊपर लपेटिए। आप एक मेटेलिक कोर लीजिए, उसके ऊपर आप कॉइल को वाउंड कीजिए। जो नंबर ऑफ टर्न्स बना रखे थे आपने जो गैल्वेनोमीटर में, उसी को आप एक मेटेलिक कोर पे डबो कीजिए, तो आपका गैल्वेनोमीटर डेड बीट गैल्वेनोमीटर बन जाएगा। ऐसे जाकर डिफ्लेक्शन ऐसे ऐसे शो नहीं करेगा, सिर्फ जाएगा और सीधी रीडिंग देगा, सही है। इसको बोलते हैं डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो होपफुली ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले टॉपिक में लेकर आने वाले हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मिलते हैं अगली टॉपिक वीडियो के साथ। आज हम आए हैं मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, या गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो।
एक गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए गैल्वेनोमीटर और एमीटर में क्या क्या फ़र्क होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करूं कि गैल्वेनोमीटर करता क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, बहुत ही छोटे करंट्स, बहुत ही स्मॉल करंट्स को मेज़र करता है, बहुत ही छोटे करंट्स को मेज़र करता है। वेराज एमीटर मेजर्स, वेराज जो एमीटर होता है वो लार्ज करंट मेज़र करता है, बड़े करंट मेज़र करता है। जैसे मैं बोलूँ ये मेज़र करता है कुछ मिली एम्पियर्स में 10 मिली एम्पियर, ये बड़े करंट मेज़र करता है 1 एम्पियर, 10 एम्पियर, ऐसे बड़े करंट मेज़र करता है 30 एम्पियर, 20 एम्पियर। सही है। तो दिक्कत क्या है कि गैल्वेनोमीटर में से मान लो आपने कहीं गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और यहाँ से करंट आ गया ज़्यादा, मैंने करंट दे दिया, मान लो गैल्वेनोमीटर की लिमिट है यार, गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम कुछ करंट मेजर कर सकता है। मान लो गैल्वेनोमीटर छोटे करंट मेजर करता है तो छोटी छोटी रीडिंग होगी, ऐसे रीडिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 10 मिली एम्पियर, 11 10 20 ऐसे करते करते मान लो कि वो सिर्फ 20 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है, सिर्फ 20 मिली एम्पियर। यानी कि IG है जो IG क्या है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, यहाँ हम IG किताबों में लिख रखा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर सबसे ज़्यादा कितना करंट मेजर कर सकता है, वो है आपका 10-20 मिली एम्पियर। मान लो यार रीडिंग्स होगी ना 1 2 3 4 20, इससे ज़्यादा मेजर ही नहीं कर पाएगा। आपने 20 मिली एम्पियर की जगह यहाँ पर इधर से 2 एम्पियर का करंट दे दिया और इधर से 2 एम्पियर का करंट छोड़ दिया, तो ये तो सिर्फ 20 मिली एम्पियर ही मेजर कर सकता था, तो ये तो 20 मिली एम्पियर तक ही मेजर करेगा। उसके बाद क्या होगा, 2 एम्पियर कैसे करेगा, ज़्यादा चक्कर मार देगा सर, 10 चक्कर मार देगा तो 2 एम्पियर हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, 20 पूरी रीडिंग देगा फ्लक्चुएशन और उसके बाद ये खराब हो जाएगा, ये मेजर ही नहीं कर पाएगा। स्प्रिंग होता है इसमें, आपको पता है, तो वो ज़्यादा लोड पड़ेगा तो ख़राब हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर आपका पटाखा बोल जाएगा, तो आपका गैल्वेनोमीटर ख़राब हो जाएगा। हम चाहते हैं गैल्वेनोमीटर से ही आप बड़े करंट में मेजर कर सको, तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट, हम क्या करते हैं, हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, हम गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में इन पैरेलल एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको मैं S बोल रहा हूँ यहाँ पर, S वो कनेक्ट कर देता हूँ। वो क्या करता हूँ, स्मॉल रेजिस्टेंस S इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू गैल्वेनोमीटर। इस स्मॉल रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम शंट, इस स्मॉल रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम शंट, ये होती है एक शंट। मैं गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक छोटी सी रेजिस्टेंस, बहुत छोटी रेजिस्टेंस लगा दूंगा, और वो कितनी छोटी लगाऊंगा ये डिपेंड करता है मुझे कितना मेजर करना है। सही है, कितना करंट मैं मैक्सिमम मेजर करना चाहता हूँ। मान लो 20 मिली एम्पियर ये देता था, मुझे 10 एम्पियर तक मेजर करना है तो मैं उस हिसाब से लगाऊंगा। मैं चाहता हूँ मुझे 20 एम्पियर तक मेजर करता हूँ, तो शंट की वैल्यू बदलती रहेगी। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, वैसे सिलेबस में क्वालिटेटिव आइडिया लिख रखा है, तो सिर्फ वर्किंग समझ लो। समझ में आई बात? तो क्या करेंगे, मैं पैरेलल में एक शंट लगा दूंगा। अच्छा, शंट का फायदा क्या हुआ, शंट का फायदा हुआ क्या, पहले वो समझ लो, फिर फॉर्मूला तो बाद में आ जाएगा। समझो, मान लो यहां से मैंने 2 एम्पियर का करंट भेजा, 2 एम्पियर का करंट भेजा, ये जो मैक्सिमम मेजर कर सकता था वो मेजर कर सकता था 20 मिली एम्पियर। मान लो, ऐसे ही एज्यूम कर रहे हैं समझाने के लिए, सही है। तो ये तो 20 एम्पियर मेजर कर सकता था, तो यहाँ पर 20 एम्पियर का करंट ही जाएगा। क्यों, बाकी करंट इधर से चला जाएगा। देखो ये नोड है एक इधर करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इधर तो 20 मिली एम्पियर का करंट ही जाएगा, बाकी सारा करंट इधर जाएगा। मान लो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 20 एम्पियर की, मैं बोलता हूँ इधर IG करंट चला गया, वो क्या थी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जितना करंट में वो डिफ्लेक्शन दे सकता था उतर गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप इधर देखोगे तो इधर लो रेजिस्टेंस लगी हुई है, बहुत ही छोटी रेजिस्टेंस लगी हुई है। करंट को वो एरिया, वो रास्ता चाहिए जहां पर रेजिस्टेंस कम हो, जहां पर रेजिस्टेंस कम हो, तो करंट, ज्यादातर करंट इधर भागना चाहेगा। मैंने भेजा 2 एम्पियर, 2 एम्पियर मतलब 2000 मिली एम्पियर, 2000 मिली एम्पियर में से 20 एम्पियर उधर गया, बाकी जो बचा कितना, 1980 एम्पियर मिली एम्पियर, वो भागकर इधर आएगा। I में से IG उधर गया तो I माइनस IG इधर आएगा। समझ में आई बात? क्योंकि इधर कम रेजिस्टेंस है, करंट चाहता है मैं उस पाथ पे जाऊं जिधर कम रेजिस्टेंस हो, ज़्यादातर करंट इधर आएगा
और बड़ी छोटी वैल्यू उधर चली जाएगी, जितनी उसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है 10 20 30 कितनी भी हो सकती है मिली एम्पियर में, मुझे नहीं पता, माइक्रो एम्पियर में हो सकती है, कुछ नहीं पता हमें, हम सिर्फ समझ रहे हैं क्या हो रहा है। सही है, तो उधर जाएगा, बाकी इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कम रेजिस्टेंस है, करंट ट्राइज टू फॉलो द पाथ ऑफ लोएस्ट रेजिस्टेंस, जहां उसको रास्ता खाली मिलेगा उधर भागेगा। कम रेजिस्टेंस, उसको रोकने वाला कम होगा, उधर ही तो जाएगा, तो इधर जाएगा। अब एक बात सुनो, इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होगी गैल्वेनोमीटर की, मैं बोल लेता हूँ उसकी रेजिस्टेंस है जी, इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस, ये दोनों रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में, दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में, पैरेलल सर्किट तो हुए ना, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगी हुई है। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, मतलब सर्किट अगर पैरेलल में हो, तो उनका पोटेंशियल सेम रहता है। पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप नहीं करता, मतलब पोटेंशियल तो सेम रहता है, याद होगा ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। मैं बोलता हूँ जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, मान लो यहाँ पर वी आई पोटेंशियल है तो उतना ही पोटेंशियल यहाँ पर आएगा। पैरेलल सर्किट हुआ ना, तो पोटेंशियल तो सेम रहेगा। तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पोटेंशियल होगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, जो कि है जी, मैंने जी मानी है, उतना ही यहाँ होगा। यहाँ पर करंट कितना है, यहाँ पर करंट है आई माइनस आई जी इंटू आर, आई माइनस आई जी इंटू आर, आर नहीं सॉरी एस लिया ना हमने, तो हम लेते हैं आई माइनस आई जी इंटू एस, आई माइनस आई जी इंटू एस, बात खत्म। सही है, ओके ओके, समझ में आई बात। तो मैं क्या करूँगा, कितने की शंट लगानी मैं यहाँ से निकाल लूँगा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। इस फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट क्या है, इस फॉर्मूला में इंपॉर्टेंट ये है, जो एस है ये तो है शंट, आई है जो पीछे से करंट आया था, आई जी की मैंने बात करी है यहीं पर, स्मॉल जी है ये, कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। सही है जी, ये रहा आई जी, और जी क्या है, जी है रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, जी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर भी तो कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो जी है। आप वैल्यूज रखोगे तो आपको वैल्यू पता चल जाएगी कि कितना मेजर मैक्सिमम मेजर करना है, तो उतनी शंट लगा दोगे। समझ में आई बात, अरे जितना मैक्सिमम मेजर करना है उतनी शंट लगा दोगे। यहाँ देख ही रहे होंगे, अगर 20 एम्पियर उधर जा रहा है, बाकी इधर आ रहा है, तो उसको रेशियो में डिवाइड करके आप देख लोगे कितना आएगा। सही है, तो ये प्रिंसिपल है आपका गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने का। समझ में आई, ठीक, तो ओके। इस वीडियो को दोबारा देखकर अगर नहीं समझ में आया, इसके बाद हम करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का, वो लेकर आएंगे अगली वीडियो में। हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर लेकर, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को कैसे आप एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने बात करी थी कि एक गैल्वेनोमीटर को कैसे आप एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, सॉरी, और आज हम बात करेंगे कि एक गैल्वेनोमीटर को कैसे आप एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे। गलती से एमीटर लिख दिया, एमीटर हम कर चुके हैं, कैसे एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबको पता होगा गैल्वेनोमीटर वोल्ट मीटर क्या करता है। वोल्ट मीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, सबको पता है। और वोल्ट मीटर जो होता है वो सर्किट के पैरेलल में लगता है हमेशा, वोल्ट मीटर हमेशा सर्किट के पैरेलल में लगता है। एमीटर जो एमीटर था वो सर्किट के सीरीज में लगता था, मतलब जब भी आपने किसी सर्किट में एमीटर लगाना है उसको सीरीज में लगाओगे और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाओगे। सही है, तो आपको अभी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे और करने की ज़रूरत क्या पड़ी, इस बात के ऊपर फोकस करेंगे हम। देखो, मैं सिंपल सी बात करता हूँ, मान लो मेरे पास एक बल्ब है, सही है, बल्ब है, तो इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगेगा, सबको पता है, इस बल्ब के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगेगा। सही है, मैं बोल देता हूं कि मेरे पास वोल्ट मीटर नहीं है, मेरे पास क्या है, गैल्वेनोमीटर है। मेरे पास क्या है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, मेरे पास कौन सा मीटर है, गैल्वेनोमीटर है मेरे पास, जो उसके पैरेलल में लगा रखा है, मान लो। सही है, क्या होगा, अब यहाँ से इधर से करंट आया आई जी, सही है, इधर से करंट आया आई जी, इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगी कुछ, अरे यार कुछ मैक्सिमम करंट मान लो इसका होगा 10 मिली एम्पियर। हमने कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर मीटर में पढ़ा था कि गैल्वेनोमीटर तो छोटा सा करंट उठा सकता है, छोटे छोटे करंट मेजर के काम करने काम आता है। तो इधर से कुछ करंट जाएगा बहुत छोटा, 10 मिली एम्पियर का मान लो,
मान लो पीछे से आया कितना आया, मान लो 2 एम्पियर आया, मान लो 2 एम्पियर करंट आया, 10 मिली एम्पियर इधर चला गया, बचा कितना इधर 1990 एम्पियर इधर जाएगा, मिली एम्पियर। सही है, तो इधर गया, तो मैं बोल लेता हूँ इसको आई जी, जो इसकी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होती है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, इसको आई जी बोलते हैं, हमने पढ़ा है। सही है, तो इधर 10 गया तो इधर 19 में गया, तो मान लो इधर कितना गया, आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी। सही है, मान लो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, मान लो गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है 5 ओम। सही है, तो गैल्वेनोमीटर कितनी वोल्टेज मेजर कर पाएगा, गैल्वेनोमीटर कितनी वोल्टेज मेजर कर पाएगा, बिल्कुल सिंपल, कैसे निकालेंगे, V इज इक्वल टू आई आर। तो V कितना है, हमें यही निकालना है, आई आया 10 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करें इनटू वोल्ट 5, तो 5 इंटू 10 यानी कि 50 इंटू 10 3 यानी कि 0.05 वोल्ट, 0.05 वोल्ट कितनी कम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर किया, बट गैल्वेनोमीटर ने बहुत ही छोटा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया। मैं चाहता हूं कि बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे, अरे यार ये इसने मेजर किया इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी आ रहा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो ज्यादा होगा क्योंकि करंट 2 एम्पीयर आया, बट ये तो मेजर करके दिखा रहा है 0.05 वोल्ट, मान लो ये मेजर करके दिखा रहा है 0.05 वोल्ट। मतलब ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्यों किया, अभी डेरिवेशन की बात ही नहीं कर रहे हम, समझना जरूरी है, कंसेप्ट समझोगे तो बहुत आसान लगेगा। मुझे पता है 4 लाइनों के डेरिवेशन में लिख कर चला जाऊँ, कोई फायदा नहीं उसका। सही है, ठीक है, कितना छोटा किया, तो अब हम क्या करेंगे, इस छोटे से वाले को, मतलब इस चीज को सही करने के लिए कि ये अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करे तभी तो वोल्ट मीटर बनेगा। वोल्ट मीटर क्या करता है, बड़े पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर छोटे पोटेंशियल बता पा रहा है, हमें चाहिए बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं एक चीज करता हूं, पहले तो इसको रब करूंगा। सही है, पहले करूंगा इसको रब, और अगली बात है मेरी जो करने वाली, वो मैं ये करूंगा, मैं क्या करता हूं, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के, सॉरी गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा, सीरीज में, सॉरी गैल्वेनोमीटर की सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा, क्या लगा दूंगा, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस आर, सीरीज में। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर में क्या करूंगा, गैल्वेनोमीटर की सीरीज में, सर्किट की सीरीज में नहीं, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा, तो गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर का काम करने लग जाएगा। कैसे, समझो, यहां से करंट आया आई, पहले डेरिवेशन बता देता हूं फिर एग्जांपल करेंगे। यहां से करंट आया आई, यहां गया आई जी, यहां गया आई जी, तो ये जो आई जी करंट जा रहा है, देखो वोल्टेज कितनी होगी पूरे सर्किट में, आई इंटू आर होगी। सही है, आई इंटू आर होगी। मैं बोलता हूँ यहाँ का वोल्टेज देखते हैं, यहाँ कितनी करंट आया, यहाँ आया आई जी, इस वाले सर्किट की देख रहा हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि अरे वोल्ट मीटर तो यहीं का मेजर करेगा ना, पैरेलल में लगाएंगे। सही है, तो यहाँ पर करंट है आई जी, यहाँ पर रेजिस्टेंस कितनी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है जी ये, और इसकी रेजिस्टेंस भी तो है ना आर, टोटल रेजिस्टेंस, सीरीज में लगी हुई 2 रेजिस्टेंस तो ऐड कर देंगे, तो जी प्लस आर, और ये आया वी, ये आया वी। मैं यहाँ से लिख सकता हूँ V इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू आर। यहाँ से मैं कितनी रेजिस्टेंस लगानी है, मुझे हाई रेजिस्टेंस कितनी लगानी है कि मैं कितनी बड़ी वैल्यू निकाल सकूं, वो रेजिस्टेंस निकाल लूंगा। यहाँ से मेरी R की वैल्यू आएगी V माइनस आई जी इंटू जी बाय आई जी। देखो यहाँ से मैं कितनी बड़ी रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूँ उसकी वैल्यू निकाल लूंगा, जितनी हाई रेजिस्टेंस ज़्यादा करता रहूंगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता रहूंगा। हुआ क्या, देखो मान लो वो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आया और इधर से 10 एम्पियर इसके पास चला गया, 10 मिली एम्पियर ले लेते हैं चलो। सही है, मैं बोलता हूँ 5 ओम इसकी रेजिस्टेंस है, मैंने हाई रेजिस्टेंस लगा दिया एक, मुझे ज़्यादा वैल्यू चाहिए ना पोटेंशियल डिफरेंस की,
मेरे पास पहले 0.05 वोल्ट रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा था। मैं तो चाहता ज़्यादा मेजर करे, ज़्यादा है थोड़ी इतना यार। तो मैं क्या करता हूँ, हाई रेजिस्टेंस लगा दूंगा। मैं बोलता हूँ मैंने 1000 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मैंने 1000 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करो। देखो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, आई जी जो कि है 10 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू जी, जी कितना है 10 मिली एम्पियर, सॉरी जी कितना था 5 एम्पियर, 5 एम्पियर ओम प्लस 1000 ओम, तो ये कितना हो गया 1005 ओम। 1005 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 1005 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1005 को 10 से करेंगे तो एक और जीरो इंटू 10⁻³ -3, 10⁻³ में यानी 1000 से डिवाइड कर दोगे, यानी 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 10.05 वोल्ट। देखो पहले जो सर्किट सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगे होने से सिर्फ 0.05 वोल्ट मेजर कर पा रहा था, अब उसी सर्किट में सिर्फ एक बड़ी हाई रेजिस्टेंस लगाने से उसने 10.05 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर दिया। ये क्या हुआ, हाई पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा, तो ये एक वोल्ट मीटर भी बन गया। समझ में आई बात। अगर मैं यहाँ पर ये ना लगाता तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 0.05 वोल्ट बता पाता, अब बता रहा 10.05 वोल्ट। क्यों, क्योंकि मैंने एक हाई रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया। हाई रेजिस्टेंस याद रखें, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगाते थे जिसको बोलते थे शंट, जिसको बोलते थे शंट, लो रेजिस्टेंस को शंट बोलते हैं। और गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर हम हाई रेजिस्टेंस लगा दे तो गैल्वेनोमीटर पैरेलल वोल्ट मीटर का काम करने लगेगा। प्रिंसिपल समझो क्या हो रहा है, क्यों किया हमने ऐसा, सही है। फॉर्मूला तो कोई भी बता देगा, ये लिख रखा है किताब में भी पढ़ लोगे। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, होपफुली समझ में आया होगा। तो वीडियो को जल्दी से कर दे लाइक, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक एंजॉय करें, खुश रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।